Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम एक ऐसे दौर की गहराई में जा रहे हैं जो अक्सर मतलब थोड़ा अनदेखा रह जाता है, हेलेनिस्टिक काल। हाँ बिल्कुल। और हमारा इरादा सिर्फ ऊपर ऊपर से बात करना नहीं है, बल्कि जो हमारे स्रोत हैं उनसे वो हर जरूरी डिटेल निकालना है जिससे इस युग की एक ठोस समझ बन सके। तो हम बात कर रहे हैं सिकंदर महान की मृत्यु के ठीक बाद की, है ना? हाँ। लगभग 323 ईसा पूर्व। एग्जैक्टली। उसके जाने के बाद जो राजनीतिक और सांस्कृतिक कह सकते हैं एक भूचाल सा आया, हम उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ राजाओं और मतलब लड़ाइयों की कहानी नहीं है, जैसा आपने कहा। ये असल में संस्कृतियों के मिलने की कहानी है। हाँ, बड़े पैमाने पर कैसे वो जो क्लासिकल ग्रीक दुनिया थी वो पूर्व की सभ्यताओं से टकराई और फिर मतलब घुल मिल गई, एक फ्यूजन जैसा। फ्यूजन, हाँ। और इसी फ्यूजन से फिर नए तरह के राज्य, नए सांस्कृतिक ढांचे बने जिन्होंने सदियों तक उस पूरे इलाके की शक्ल तय की। और जो हुक है, जो चीज एकदम से ध्यान खींचती है, वो है कि ये सब शुरू हुआ एक बहुत बड़ी शख्सियत के जाने से। वो जो खालीपन पैदा हुआ, है ना? हाँ, मतलब एक इतना बड़ा साम्राज्य जो इतनी तेजी से बना था और वो लगभग पूरी तरह से उसी एक व्यक्ति के, उसके करिश्मे, उसकी प्रतिभा पर टिका था। बिल्कुल। और जैसे ही वो गया, साम्राज्य एकदम से गायब नहीं हुआ। जैसा आपने कहा, वो बिखरा जरूर, खंडित हुआ, लेकिन फिर वो नए डायनामिक राज्यों में जम गया और यही राज्य इस नई मिली-जुली संस्कृति के इंजन बने। तो ये जो विखंडन था, ये बिखराव, ये पहली बड़ी राजनीतिक घटना है जिसे समझना जरूरी है। सबसे जरूरी, सिकंदर ने जो इतना बड़ा इलाका जीता था, उसके सेनापति, जिन्हें डायडोकी कहते हैं, मतलब उत्तराधिकारी, वो उसे एक साथ रख ही नहीं पाए। उनके बीच सत्ता के लिए संघर्ष हुआ होगा। बहुत भयानक संघर्ष, इंटेंस स्ट्रगल। लेकिन आखिरकार ये साम्राज्य मोटे तौर पर 3 बड़े उत्तराधिकारी राज्यों में बंट गया और यही हेलेनिस्टिक दुनिया की कह सकते हैं राजनीतिक रीढ़ बने। अच्छा, तो चलिए इन राज्यों को थोड़ा ठीक से समझते हैं, मतलब उनका भूगोल, उनकी राजनीति। हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि किस जनरल को क्या मिला, इससे उस इलाके का पूरा कल्चरल फ्लेवर तय हुआ है ना। ये बहुत जरूरी है। तो पहला कौन था? पहला था एंटिगोनस, और उसके बाद आने वाले शासक, उन्हें मिला ग्रीस और मैसेडोनिया वाला इलाका, मतलब वो पारंपरिक ग्रीक हार्टलैंड। सांस्कृतिक रूप से तो बहुत समृद्ध, लेकिन राजनीतिक रूप से हमेशा थोड़ी उथल-पुथल रही वहां। कोर इलाका, ठीक है, कोर इलाका एंटिगोनस को। अगला? दूसरा था टॉलेमी, और उसने कह सकते हैं असली खजाना हासिल किया, मिस्र। मिस्र मतलब दौलत, नील नदी। बिल्कुल। और तीसरा था सेल्यूकस, उसे मिला पुराना फारसी साम्राज्य का एक बहुत बहुत बड़ा फैला हुआ हिस्सा। अरे वाह, मतलब स्केल में कितना फर्क है। एंटिगोनस के पास कोर संस्कृति, टॉलेमी के पास पैसा ही पैसा। मिस्र तो नील नदी की वजह से एक तरह का विशाल सरकारी खेत था, और सेल्यूकस के पास बस साइज। ये सेल्यूसिड साम्राज्य तो मतलब बहुत ही पेचीदा रहा होगा। ओ हाँ, बिल्कुल। सेल्यूसिड साम्राज्य आज की तुर्की से लेकर लगभग भारत तक फैला था। भौगोलिक रूप से विशाल और सांस्कृतिक रूप से इतना विविध कि मतलब उन्हें हमेशा कहीं न कहीं आग बुझानी पड़ती थी। अंदरूनी झगड़े, सीमाओं पर खतरे। और टॉलेमी वंश, उनके पास मिस्र का वो स्थिर धन था, तो वो लोग संस्कृति में, इंटेलेक्चुअल चीजों में पैसा लगा सकते थे। उन्होंने असल में सबसे अमीर और सबसे ज्यादा समय तक चलने वाला पावर बेस बनाया। तो ये 3 राज्य, एंटीगोनाइड मैसेडोनिया, टॉलेमैक मिस्र और सेल्यूसिड क्षेत्र, ये वो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बन गए, एक तरह से वो कंटेनर जिसमें ये नई हेलेनिस्टिक संस्कृति पनपी। हाँ, ये कहने का अच्छा तरीका है। उन्होंने इसे पाला पोसा, और यहीं से हम उस मेन शब्द पर आते हैं, हेलेनिस्टिक। अब लोग अक्सर इसे सिर्फ ग्रीक समझ लेते हैं ना, लेकिन हमारे स्रोत कहते हैं कि ये कुछ अलग है, कुछ ज्यादा बड़ा है। हाँ, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। जब हम क्लासिकल ग्रीस की बात करते हैं तो शब्द है हेलेनिक, मतलब एथेंस, स्पार्टा, लेकिन हेलेनिस्टिक वो इस व्यापक मिश्रण को दिखाता है, एक जानबूझकर किया गया मिश्रण, 4 अलग अलग सांस्कृतिक धाराओं का। 4 धाराएं? अच्छा, तो ये रेसिपी एक तरह की। क्या है वो 4 चीजें? पहला तो जाहिर है ग्रीक संस्कृति, हेलेनिक परंपराएं।
दूसरा मिस्र का प्रभाव, जो टॉलेमी के राज्य में जाहिर तौर पर ज्यादा मजबूत था। ठीक है, ग्रीक, मिस्र और तीसरा फारसी परंपराएं, जो विशाल सेल्यूसिड इलाकों से आ रही थीं। और चौथा, जो काफी महत्वपूर्ण है, भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति भी, क्योंकि सिकंदर का साम्राज्य पूर्व में वहां तक फैला था। बिल्कुल, उसकी विजय के सबसे पूर्वी किनारों से। तो ये परिभाषा ही बताती है कि ये छोटे ग्रीक शहर राज्य यानी पोलिस के बारे में नहीं है, ये कॉस्मोपॉलिटन है, एक बहुत व्यापक नजरिया। लेकिन अगर इतने बड़े इलाके में ये 4 बड़ी संस्कृतियां मिल रही हैं, तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी तो होगी, है ना? मतलब वो आपस में बात कैसे करते होंगे? व्यापार के लिए, सरकार चलाने के लिए, या सिर्फ आइडिया शेयर करने के लिए? हाँ, ये तो बड़ी लॉजिस्टिकल मुश्किल रही होगी। उन्हें एक कॉमन भाषा चाहिए थी, एक लिंगुआ फ्रैंका। और वो उन्हें मिली। उसे कहते थे कोइन ग्रीक। कोइन मतलब आम या कॉमन। अच्छा, कोइन, आम भाषा। बिल्कुल, ये वो आम बोलचाल की ग्रीक थी जो हेलेनिस्टिक शहरों में इस्तेमाल होती थी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे जितना भी कहें कम है। स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन। तो सिर्फ पढ़े लिखे लोग नहीं, बल्कि जैसे बाजार में कोई बर्तन बेच रहा है वो भी। हाँ बिल्कुल, ये बाजार की, सेना की, बैरकों की, एडमिनिस्ट्रेटर्स की भाषा थी। इस एक रूपता ने सब कुछ आसान बना दिया, व्यापार, नौकरशाही, पढ़ाई लिखाई। और सबसे जरूरी, ये इन नए मिले जुले हेलेनिस्टिक विचारों को फैलाने का माध्यम बनी। तो कोइन के बिना शायद इतने बड़े इलाके में कोहेरेंट, मतलब एक सुसंगत हेलेनिस्टिक सभ्यता बनी नहीं पाती। ये गोंद की तरह थी। सही का गोंद, बिल्कुल। ठीक है, तो साम्राज्य राजनीतिक रूप से तो बिखर गया, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से ऐसा लगता है कि उसे एक नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिला। हमें मिस्र में अलेक्जेंड्रिया पर जूम इन करना होगा। स्रोत उसे नर्व सेंटर कहते हैं ना? हाँ, निर्विवाद रूप से। अलेक्जेंड्रिया कोई सहयोग नहीं था, सिकंदर ने खुद इसकी नींव रखी थी, लेकिन फिर टॉलेमी वंश ने इसे सचमुच पाला पोसा। इसे इस हेलेनिस्टिक मिक्सचर का, कह सकते हैं, प्रतीक बनाया। इसे वाणिज्य और हेलेनिस्टिक सभ्यता का प्रमुख केंद्र कहा गया है। प्रमुख केंद्र, और लोकेशन तो इसकी सब कुछ थी, वही इसकी सुपर पावर थी। सोचिए कहाँ है ये? ठीक नील नदी के डेल्टा पर, भूमध्य सागर के किनारे। बिल्कुल सही। तो ये नील नदी से आने वाली मिस्र की जबरदस्त खेती की दौलत को ये हुआ मिस्र वाला हिस्सा। भूमध्य सागर के समुद्री व्यापार मार्गों से जोड़ता था, ये हुआ हेलेनिक हिस्सा। और फिर ये नजदीकी पूर्व से होते हुए फारस और भारत जाने वाले जमीनी रास्तों से भी जुड़ा था। तो ये एक जंक्शन पॉइंट था, एक फनल। बिल्कुल सही, फनल। ये एक ऐसा जबरदस्त आर्थिक इंजन बन गया जहां 3 महाद्वीपों से सामान, लोग, विचार सब आकर मिलते थे। और इस सारे व्यापार से जो बेशुमार दौलत आई, उसे टॉलेमी वंश ने फिर शहर में ही लगाया। हाँ, उन्होंने किया। उन्होंने इसका इस्तेमाल इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्ट्स के लिए किया, बड़े बड़े निर्माण कार्यों के लिए किया, जिन्होंने अलेक्जेंड्रिया को मशहूर बनाया। ये सिर्फ पैसा बनाने के बारे में नहीं था, ये दुनिया के बेस्ट दिमागों को, टॉप इंजीनियरों को खींचने के बारे में था। इस नई सभ्यता की ताकत और परिष्कार दिखाने के बारे में था। तो टॉलेमी सिर्फ एक राजधानी नहीं बना रहा था, वो जानबूझकर एक ग्लोबल हब, एक चुंबक बना रहा था। चुंबक, हाँ, ये बिल्कुल सही शब्द है। और उस पैसे ने उन्हें वो संस्थान, वो आर्किटेक्चरल चमत्कार बनाने दिए जो दुनिया को प्रभावित करने और एक असली बौद्धिक मकसद पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए थे। हमारे स्रोत 3 बड़े आकर्षणों का जिक्र करते हैं जिन्हें जानना जरूरी है। पहला, जिसने सचमुच अलेक्जेंड्रिया को मैप पर डाल दिया, बंदरगाह को रोशन किया, वो होगा फैरोस, मशहूर लाइट हाउस, है ना? लेजेंडरी लाइट हाउस। ये बहुत विशाल था, पूरी प्राचीन दुनिया में मशहूर था। उस बेहद व्यस्त बंदरगाह के मुहाने पर निशान लगाता था। लेकिन ये सिर्फ एक लाइट हाउस नहीं था, सिर्फ एक नेविगेशन का जरिया नहीं था। ओह बिल्कुल नहीं, ये एक स्टेटमेंट था, एडवांस्ड हेलेनिस्टिक इंजीनियरिंग का शोकेस था। दुनिया को ये दिखाने का तरीका कि इस सभ्यता के पास पैसा और जानकारी दोनों है, मतलब तत्वों पर काबू पाने की। ठीक है, इंजीनियरिंग का कमाल तो समझ आ गया। अब बौद्धिक दिल की बात करें, वो था म्यूजियम। हाँ, म्यूजियम। और यहाँ स्पेसिफिक होना जरूरी है। ये म्यूजियस को समर्पित एक मंदिर था, कला और विज्ञान की ग्रीक देवियां। अच्छा, तो नाम में ही उसका उद्देश्य छिपा है। सही। ये असल में प्राचीन दुनिया का पहला बड़ा, सरकार द्वारा फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूट था। इसमें लेक्चर हॉल थे, लैब्स थीं, डिसेक्शन रूम थे, बोटैनिकल गार्डन थे, यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज भी थीं। वाओ, तो सिर्फ एक धूल भरी लाइब्रेरी नहीं? बिल्कुल नहीं। म्यूजियम सिर्फ एक इमारत नहीं थी, इसमें स्कॉलर्स रहते थे, वेतन पाने वाले शोधकर्ता, जिन्हें टॉलेमी शासक पैसा देते थे, सिर्फ सोचने के लिए, ज्ञान जमा करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, बहस करने के लिए।
जबरदस्त। और फिर इसका सबसे मशहूर हिस्सा, वो जगह जहां ये सारा ज्ञान रखा जाता था, अलेक्जेंड्रिया की महान लाइब्रेरी। हाँ, ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। ये उस हेलेनिस्टिक कल्चरल सिंथेसिस का, जिसके बारे में हमने बात की, असली इंजन था। इसका मिशन सिर्फ पुरानी चीजें संभालना नहीं था, जैसे पुराने ग्रीक स्क्रोल सहेजना। ये एक्टिव था। एक्टिव मतलब ये व्यवस्थित रूप से उन सभी 4 सांस्कृतिक स्तंभों से ज्ञान इकट्ठा करने के बारे में था। ग्रीक फिलॉसफी तो थी ही, लेकिन मिस्र के खगोलीय रिकॉर्ड्स, फारसी चिकित्सा ग्रंथ, शायद भारतीय गणितीय विचार भी। हम आखिरी वाले के बारे में पक्के तौर पर नहीं जानते, लेकिन इरादा बहुत बड़ा था। तो लाइब्रेरी विचारों के लिए एक मेल्टिंग पॉट थी। एग्जैक्टली। इसने हेलेनिक विरासत को तो सहेजा ही, साथ ही ये सक्रिय रूप से उस नए हेलेनिस्टिक मिश्रण को भी गढ़ रही थी। ये प्राचीन दुनिया में विचारों के लिए एक सेंट्रल क्लियरिंग हाउस बन गई। ठीक है, तो जब आप अलेक्जेंड्रिया जैसी जगहों पर इतनी सारी दिमागी ताकत जमा करते हैं और उसे इतना पैसा भी मिलता है, तो जाहिर है कि कुछ बड़ी वैज्ञानिक सफलताएं मिलेंगी ही। हाँ, और ये हिस्सा तो मतलब किसी भी पढ़ने वाले के लिए सोने की खान जैसा है। ये वो फाउंडेशनल चीजें हैं जिन्होंने विज्ञान को कभी-कभी तो हजारों सालों तक शक्ल दी। ये सच में एक वैज्ञानिक क्रांति थी। ऐसे विचारक थे जो ग्रीक थ्योरेटिकल जीनियस को ले रहे थे और उसे कह सकते हैं बेबीलोनियन और मिस्र की डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन की परंपराओं के साथ मिला रहे थे। वो असल में ब्रह्मांड को चैलेंज करने की हिम्मत कर रहे थे, फिजिक्स को रीडिफाइन कर रहे थे। चलिए एस्ट्रोनॉमी से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ 2 बिल्कुल अलग मॉडल सामने आते हैं जो इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, कहाँ से शुरू करें? वो क्रांतिकारी वाला? हाँ, चलिए सामोस के एरिस्टार्कस से शुरू करते हैं। वो यहाँ असली दूरदर्शी थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी, सूर्य केंद्र सिद्धांत। ये एकदम क्रांतिकारी विचार था कि सूरज न कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। वाह, ये तो मतलब सदियों से चली आ रही धारणा के बिल्कुल खिलाफ था कि पृथ्वी स्थिर है। एक बहुत बड़ी वैचारिक छलांग। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ज्योमेट्री और ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करके, जो उस जमाने के हिसाब से काफी सोफिस्टिकेटेड था, असल में पृथ्वी के मुकाबले सूरज का आकार कैलकुलेट करने की कोशिश की। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये बहुत बहुत बड़ा है, जिससे इस आइडिया को सपोर्ट मिला कि छोटी चीज बड़ी चीज का चक्कर लगाती है। लॉजिकल लगता है, लेकिन इतिहास उस रास्ते पर तुरंत नहीं गया है ना। उनका आइडिया टिका नहीं। दुर्भाग्य से नहीं, बहुत बहुत लंबे समय तक जो मॉडल माना गया वो बिल्कुल उल्टा था। हम एक तरह से गलती में फंस गए। किसकी वजह से? टॉलेमी नाम के एक एस्ट्रोनॉमर की वजह से। ये वो फिरौन टॉलेमी नहीं, दूसरे टॉलेमी। उन्होंने जियोसेंट्रिक थ्योरी दी, भू केंद्रित, पृथ्वी केंद्रित, सब कुछ हमारे चारों ओर घूमता है। हाँ, और यहाँ असल में चौंकाने वाली बात है, स्रोत से जो मेन टेक अवे है वो इस गलती का नतीजा है। टॉलेमी की ये जियोसेंट्रिक सिस्टम, इसे बकायदा फॉर्मूला दिया गया था और ये गणितीय रूप से ये अनुमान लगाने में काम करती थी कि ग्रह कहाँ दिखेंगे, भले ही उसका बेस मॉडल गलत था। अच्छा, मतलब गलत होते हुए भी काम कर रही थी। हाँ, ऐसे नतीजे दे रही थी जो लोग जो आसमान में देखते थे उससे मेल खाते थे, इसलिए से सबने मान लिया। और ये अविश्वसनीय रूप से 14 सदियों तक, 14 सेंचुरीज तक ब्रह्मांड का प्रमुख निर्विवाद मॉडल बना रहा। 1400 साल, ये तो लगभग यकीन करने लायक नहीं है। वाकई सोचना पड़ता है कि एरिस्टार्कस पहले क्यों नहीं जीत पाया। क्या उनका गणित ज्यादा मुश्किल था, या पृथ्वी को हिलते हुए सोचना ही बहुत अजीब था? और जरूरी बात यह कि उस समय के प्रैक्टिकल कामों के लिए, जैसे ज्योतिष और नेविगेशन, ग्रहों की पोजीशन पता करने के लिए वो काम करता था। एरेथर्सिस के लिए एक बहुत बड़े मानसिक बदलाव की जरूरत थी। वो जो सहज नहीं लगता था, और शायद उसे वो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, वो स्कॉलरली मोमेंटम नहीं मिला जो टॉलेमी के काम को बाद में मिला। स्रोत उस 14 सेंचुरी वाली बात पर बहुत जोर देता है, ये बताने के लिए कि इस गलत आइडिया ने कितनी लंबी रोक लगाई बात की वैज्ञानिक प्रगति पर। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी में ये एक सीखने वाली कहानी है। विशाल ब्रह्मांड से नीचे अपने ग्रह पर आते हैं, पृथ्वी का आकार किसने पता लगाया? वो थे एरिथोस्थनीज। वो एक जबरदस्त विद्वान थे। असल में कुछ समय के लिए अलेक्जेंड्रिया के चीफ लाइब्रेरियन भी रहे, एक ज्योग्राफर, और उनकी बड़ी उपलब्धि थी पृथ्वी की परिधि, अर्थ सर्कमफेरेंस की गणना करना, वो भी कमाल की सटीकता के साथ। उन्होंने उस समय ये कैसे किया? तरीका अपने आप में बहुत सरल था। उन्होंने गर्मियों के सबसे लंबे दिन, ग्रीष्म संक्रांति पर, एक ही समय में 2 अलग अलग शहरों, साइनी और अलेक्जेंड्रिया में सूरज की किरणों के एंगल में जो फर्क था उसका इस्तेमाल किया। अच्छा। हाँ, और दोनों शहरों के बीच की दूरी उन्हें पता थी,
तो वो ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके पूरे ग्रह की परिधि का पता लगा सकते थे। ये हेलेनिस्टिक अप्लाइड साइंस का एक क्लासिक उदाहरण है, ऑब्जर्वेशन, गणित और लॉजिकल डिडक्शन का मेल। बिल्कुल। और वो बौद्धिक कठोरता, वो लॉजिकल स्ट्रक्चर, ये सीधे प्योर मैथ्स में भी जाता है ना? और यहाँ हमें उस व्यक्ति के बारे में जरूर बात करनी चाहिए जिनका काम आज भी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। आपका मतलब यूक्लिड से है? हाँ बिल्कुल, यूक्लिड। अलेक्जेंड्रिया से जुड़ा एक और विशाल नाम। उनका मुख्य काम एलिमेंट्स शायद अब तक लिखी गई सबसे प्रभावशाली टेक्स्ट बुक्स में से एक है। फुल स्टॉप। एलिमेंट्स को इतना खास क्या बनाता था? ये सिर्फ फैक्ट्स इकट्ठा करना तो नहीं था, है ना? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। यूक्लिड ने एलिमेंट्स में ये किया कि ज्यामिति के बारे में जितना भी ग्रीक ज्ञान था उसे लिया और उसे एक्सियोमेटिक मेथड, स्वयं सिद्ध पद्धति का इस्तेमाल करके पूरी तरह से व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, एक्सियोमेटिक मेथड का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ बुनियादी सेल्फ एविडेंट सच्चाइयां, परिभाषाएं, अभिधारणाएं स्वयं सिद्ध के एक छोटे से सेट से शुरुआत की। ऐसी चीजें जिन्हें आपको शुरू करने के लिए बस मानना पड़ता है, और फिर उन्होंने बाकी सब कुछ बनाया। हर थ्योरम, हर प्रोपोजिशन, स्टेप बाय स्टेप उन्हीं शुरुआती पॉइंट से प्योर लॉजिकल डिडक्शन का इस्तेमाल करके। ओह, मैं समझा। तो ये एक सिस्टम है कठोर प्रमाणों का। अविश्वसनीय रूप से कठोर। ये मैथमेटिकल प्रूफ के लिए और असल में सामान्य रूप से रैशनल तर्क के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया। और इसकी विरासत स्रोत साफ तौर पर कहते हैं कि यूक्लिड का काम आज भी ज्योमेट्री के कोर्सेज का आधार है। ये 2000 साल बाद की बात है। कमाल है। ठीक है, तो अगर यूक्लिड ने ज्यामिति के लिए सैद्धांतिक ब्लूप्रिंट तैयार किया, तो गणित को भौतिक दुनिया मतलब फिजिक्स और इंजीनियरिंग की प्रतिभा पर लागू करने का मास्टर कौन था? वो तो सिराक्यूज के आर्किमिडीज ही होंगे। हालांकि वो सिसिली से थे। उन्होंने यकीनन अलेक्जेंड्रिया में पढ़ाई की थी। उन्हें अक्सर उस युग का सबसे महान दिमाग कहा जाता है, शायद अब तक के सबसे महानतम में से एक। उनके बड़े योगदान क्या थे? अरे, वो तो हर जगह थे। एक शानदार तरीके से प्योर मैथ्स में उन्होंने बड़ी प्रगति की। उन्होंने जटिल आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन की गणना करने का तरीका निकाला। और सबसे मशहूर, उन्होंने पाई का मान का सटीक अनुमान लगाया। पाई, जो किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात है, आज भी फंडामेंटल है? बिल्कुल। और जिस तरह से उन्होंने इसका अनुमान लगाया वो अविश्वसनीय रूप से चतुर था। फिर फिजिक्स में उन्होंने मौलिक सिद्धांत रखे। उन्होंने लीवर का नियम समझाया कि लीवर कैसे काम करते हैं, वो बल को कैसे गुणा करते हैं। यहीं से उनकी वो मशहूर शेखी आती है, मुझे खड़े होने की जगह दो और मैं पृथ्वी को हिला दूंगा। सही। शायद थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कहा, लेकिन ये लेवरेज की ताकत बताता है। बिल्कुल बताता है। और उन्होंने सिर्फ सिद्धांत नहीं दिए, उन्होंने प्रैक्टिकल मशीनें इजाद की जिन्होंने चीजें बदल दी। अच्छा, जैसे कि क्या? 2 प्रमुख आविष्कारों का जिक्र है। पहला, आर्किमिडीज स्क्रू। ये एक डिवाइस है, मूल रूप से एक सिलेंडर के अंदर एक स्क्रू जो पानी को बहुत कुशलता से ऊपर उठा सकता है। सिंचाई के लिए, खानों या जहाजों से पानी निकालने के लिए बेहद महत्वपूर्ण। खेती और इंजीनियरिंग के लिए गेम चेंजर। ठीक है, ये तो चालाकी भरा है। और दूसरा? कंपाउंड पुली। उन्होंने ये पता लगाया कि बहुत कम मेहनत से अविश्वसनीय रूप से भारी वजन उठाने के लिए पुलियों को कैसे जोड़ा जाए। इसने कंस्ट्रक्शन, भारी पत्थर हिलाने, जहाज लोड करने, इस तरह की सभी चीजों में क्रांति ला दी। तो आर्किमिडीज ने वाकई में एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स और रियल वर्ल्ड के फिजिकल प्रॉब्लम्स को हल करने के बीच के डॉट्स को जोड़ा। बिल्कुल सही कहा। इस हेलेनिस्टिक इकोसिस्टम से, खासकर अलेक्जेंड्रिया से निकलने वाले विज्ञान और तकनीक की मात्रा और उसका व्यावहारिक प्रभाव, यही कारण है कि ये कितना महत्वपूर्ण दौर है समझने के लिए। इसने बहुत सारी नींव रखी। अब ये जो सारी राजनीतिक उथल-पुथल थी जिसके बारे में हमने बात की, साम्राज्य का टूटना, उत्तराधिकारी राज्यों के बीच लगातार युद्ध, छोटे आत्मनिर्भर शहर राज्य पॉलिस का विचार खत्म हो रहा था और उनकी जगह ये विशाल राजशाहियां ले रही थीं जो दूर से शासित होती थीं। इसका लोगों के दुनिया में अपनी जगह के बारे में सोचने के तरीके पर गहरा असर पड़ा होगा, है ना? एक बहुत बड़ा प्रभाव। ये वो जगह है, जैसा आपने कहा, जहां ये दार्शनिक रूप से, फिलोसॉफिकली बहुत दिलचस्प हो जाता है। जब राजनीतिक जमीन आपके पैरों के नीचे लगातार खिसक रही हो, जब आप स्थिरता या नैतिक मार्गदर्शन के लिए राज्य अपने शहर पर उसी तरह भरोसा नहीं कर सकते, तो लोग अर्थ के लिए कहीं और देखना शुरू कर देते हैं। वो अंदर की ओर मुड़ते हैं। बिल्कुल। फोकस नाटकीय रूप से बदल जाता है। ये पूछने के बजाय कि शहर चलाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जैसा प्लेटो या अरस्तु ने किया होगा,
बड़े सवाल बहुत ज्यादा व्यक्तिगत हो जाते हैं। मैं एक अच्छा जीवन कैसे जी सकता हूँ? मैं इस अराजक, अप्रत्याशित दुनिया में शांति और खुशी कैसे पा सकता हूँ? तो दर्शन राजनीति के बारे में कम और व्यक्तिगत नैतिकता के बारे में ज्यादा हो जाता है, जीने के लिए एक तरह का गाइड। एग्जैक्टली ये व्यक्तिगत नैतिकता, आत्मनिर्भरता, तूफान के बीच शांति खोजने के बारे में बन जाता है, और ये विचार के नए स्कूलों की ओर ले जाता है जो लगभग इस बड़ी, ज्यादा अव्यक्तिक, महानगरीय दुनिया को नेविगेट करने के लिए सर्वाइवल गाइड की तरह डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, तो दो बड़े स्कूलों को देखते हैं। पहला, शायद सबसे मशहूर, जिसके बारे में लोग आज भी बात करते हैं, स्टोइकवाद। हाँ, स्टोइसिज्म। इसे ज़ेनो नाम के एक दार्शनिक ने शुरू किया था। वो पढ़ाते थे अक्सर एथेंस में बाहर स्टोआ पोइकीली नाम की जगह पर, इसीलिए नाम पड़ा स्टोइकवाद। ठीक है, और मूल मान्यताएं क्या थीं? इसने लोगों को सामना करने में कैसे मदद की? पूर्ण मूल एक सदाचारी जीवन जीना था, और स्टोइक के लिए सदाचार का अर्थ था दैवीय इच्छा, या आप कह सकते हैं प्राकृतिक नियमों के साथ सद्भाव में रहना, ब्रह्मांड के तर्कसंगत क्रम को समझना और उसमें अपना स्थान स्वीकार करना। स्वीकृति तब महत्वपूर्ण है, जो आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करना। हाँ बिल्कुल, लेकिन दूसरा बड़ा टुकड़ा था इच्छाओं और भावनाओं पर कठोर नियंत्रण के माध्यम से आंतरिक शांति प्राप्त करना, विशेष रूप से नकारात्मक जैसे भय, क्रोध, ईर्ष्या, पर साथ ही अत्यधिक खुशी पर भी। तो अपने जुनून से शासित नहीं होना। बिल्कुल। लक्ष्य था अपेथैया, जिसका मतलब वो उदासीनता नहीं है जैसा हम आज इस्तेमाल करते हैं, बल्कि परेशान करने वाले जुनून से मुक्ति की स्थिति। ये इमोशनल रेजिलियंस के बारे में है, केवल उस पर ध्यान केंद्रित करना जो आपके नियंत्रण में है, आपके अपने विचार, आपके अपने कार्य, आपका अपना गुण। आप देख सकते हैं कि ये उन लोगों को कैसे आकर्षित करेगा जो अप्रत्याशित राजाओं के अधीन रह रहे हैं या युद्धों का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आपको आंतरिक नियंत्रण की भावना देता है जब बाहरी दुनिया अराजक होती है। अब इसके मुख्य प्रतिद्वंदी के बारे में क्या, जिसे अक्सर सिर्फ आनंद के बारे में गलत समझा जाता है, एपिक्यूरियनवाद। हाँ, एपिक्यूरियनिज्म को कभी-कभी गलत समझा जाता है। हाँ, इसकी स्थापना एपिक्यूरस ने की थी, जिसने एथेंस में ही पढ़ाया था, मशहूर तौर पर एक बगीचे में, और उसका लक्ष्य भी शांति था। शरीर और मन का सामंजस्य प्राप्त करना। उसने इसे प्राप्त करने का प्रस्ताव कैसे दिया? उसका केंद्रीय विचार था कि उच्चतम अच्छा सुख है, लेकिन, और ये महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे लोग मिस कर जाते हैं, उसने सुख को मुख्य रूप से दर्द और भय की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया। लक्ष्य था अटरैक्सिया, अशांति से मुक्ति, मानसिक और शारीरिक। तो जंगली पार्टी और विलासिता का पीछा नहीं करना? निश्चित रूप से नहीं। एपिक्यूरस ने सभी चीजों में संयम, मॉडरेशन का पुरजोर समर्थन किया। उसने तर्क दिया कि तीव्र सुखों, प्रसिद्धि, धन, शक्ति का पीछा करना, वो सब सामान अंततः ज्यादा अशांति, ज्यादा चिंता, लंबे समय में ज्यादा दर्द की ओर ले जाता है। ठीक है, तो असली खुशी सादगी से आती है। हाँ, साधारण सुख, दोस्ती, बौद्धिक खोज, चुपचाप रहना, तनाव से बचना, ये वास्तव में एक बहुत मापा हुआ, कुछ मायनों में काफी तपस्वी दर्शन था, जो अल्पकालिक रोमांच पर दीर्घकालिक शांति की तलाश में था। तो स्टोइकवाद और एपिक्यूरियनवाद दोनों, हालांकि उनके दृष्टिकोण में भिन्न थे, मौलिक रूप से लोगों को अपना आंतरिक किला बनाने, अपनी स्थिरता का स्रोत बनाने का एक तरीका प्रदान कर रहे थे, एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से बड़ी और नियंत्रण से बाहर महसूस होती थी। ये एक आदर्श सारांश है। व्यक्ति को एक मायने में अपना महल बनना पड़ा। अब व्यक्ति पर, उसके आंतरिक जीवन, उसकी भावनाओं, उसके संघर्षों पर इस तीव्र फोकस ने उस समय की कला में कैसे अनुवाद किया? क्या मूर्ति कला भी बदली? ओहो, नाटकीय रूप से कला ने निश्चित रूप से इस बदलाव को प्रतिबिंबित किया। आप पहले के ग्रीक काल के क्लासिकल आइडियलिज्म, शास्त्रीय आदर्शवाद से एक निर्णायक कदम दूर देखते हैं। क्लासिकल आदर्शवाद से आपका क्या मतलब है? जैसे कि वो परफेक्ट शांत मूर्तियां? बिल्कुल। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की उन देवताओं या एथलीटों की मूर्तियों के बारे में सोचिए। शांत, पूरी तरह से आनुपातिक, अक्सर काफी अलग, एक विशिष्ट व्यक्ति के बजाय एक आदर्श का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो हेलेनिस्टिक कला एक अलग दिशा में चली गई? पूरी तरह से, ज्यादा यथार्थवादी, रियलिस्टिक और भावनात्मक, इमोशनल कामों की ओर। कलाकारों ने मानव अनुभव की पूरी रेंज की खोज शुरू कर दी। उन्होंने तीव्र ड्रामा, पीड़ा, संघर्ष, यहाँ तक कि बुढ़ापे और शारीरिक अपूर्णता को भी दर्शाया। अच्छा। हाँ, वो विशिष्ट व्यक्तियों को शायद अलग-अलग एथनिक टाइप्स को चित्रित करने और गतिशील गति और शक्तिशाली भावनाओं को पकड़ने में रुचि रखने लगे। तो कम परफेक्शन,
ज्यादा इंसानियत, ज्यादा कह सकते हैं ग्रिट। ग्रिट इसके लिए एक अच्छा शब्द है। ये निश्चित रूप से ज्यादा डायनामिक, ज्यादा एक्सप्रेसिव, कभी-कभी नाटकीय भी था। और स्रोत हमें हेलेनिस्टिक मूर्तिकला के 2 बिल्कुल प्रमुख उदाहरण देता है जो वास्तव में इस बदलाव को दिखाते हैं। आपको इन्हें जानना जरूरी है। कौन से है वो? पहला, रोड्स का कोलोसिस। दुख की बात है कि ये अब इतिहास में खो गया है, एक भूकंप से नष्ट हो गया। लेकिन ये पौराणिक था। सूर्य देवता हेलियोस की एक विशाल कांस्य प्रतिमा कथित तौर पर बंदरगाह के प्रवेश द्वार पर फैली हुई थी। वाह, तो विशाल पैमाना, बहुत नाटकीय। पैमाना जबरदस्त था। ये न केवल कलात्मक महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, बल्कि उस सरासर शक्ति और धन को भी दर्शाता है जो हेलेनिस्टिक राज्य नियंत्रित कर सकते थे। एक स्मारकीय स्टेटमेंट बनाने की वो इच्छा। ठीक है, वो एक है। दूसरा प्रसिद्ध उदाहरण क्या है जिसे हम अभी भी देख सकते हैं? वो होगी सामोथ्रेस की नाइकी, जिसे अक्सर विंग्ड विक्ट्री, पंख वाली विजय कहा जाता है। आपने शायद तस्वीरें देखी होंगी, ये लूवरों में है। हाँ, जहाज के आगे के भाग पर वो सिर रहित मूर्ति, पंख फैले हुए। वही। और ये बस लुभावनी है। उसे मिड मोशन में पकड़ा गया है, जहाज पर उतरते हुए। उसका वस्त्र अविश्वसनीय ऊर्जा और यथार्थवाद के साथ उसके चारों ओर घूम रहा है। ये शुद्ध ड्रामा है, शुद्ध गतिशीलता है। इसकी तुलना क्लासिकल युग के शांत स्थिर आंकड़ों से करें। अंतर रात और दिन का है। अब वास्तव में हवा, वो मूवमेंट महसूस करते हैं। बिल्कुल। ये पूरी तरह से उस हेलेनिस्टिक आकर्षण को भावना, यथार्थवाद और नाटकीय ऊर्जा के साथ दर्शाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये अविश्वसनीय रूप से जीवंत संस्कृति, बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक छलांग, गहन दर्शन, आश्चर्यजनक कला है जो सभी अलेक्जेंड्रिया जैसी जगहों के आसपास केंद्रित हैं। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था, युद्धरत राज्यों में ये विखंडन, आपने पहले संकेत दिया था, हमेशा के लिए नहीं चल सका। हम गिरावट कब देखना शुरू करते हैं? मुख्य तारीख क्या है? मुख्य हेलेनिस्टिक राज्यों की राजनीतिक शक्ति वास्तव में लगभग 150 ईसा पूर्व तक अपनी अपरिवर्तनीय गिरावट शुरू कर चुकी थी। इस बात पर जोर देना जरूरी है कि ये जरूरी नहीं कि रातों रात एक सांस्कृतिक पतन था। विचार ज्ञान बना रहा, लेकिन राजनीतिक संरचनाएं, वास्तविक राज्य, वो महत्वपूर्ण रूप से कमजोर हो रहे थे। गिरावट का मुख्य कारण क्या था? ये काफी हद तक उसी विखंडन पर आ गया जिसके बारे में हमने बात की थी। उत्तराधिकारी राज्य, मिस्र में टॉलेमी, एशिया में सेल्यूसिड, ग्रीस में एंटीगोनिड, वो लगभग लगातार एक दूसरे से लड़ रहे थे। हाँ, वो सीरियाई युद्धों की लंबी श्रृंखला। बिल्कुल, जैसे सेल्यूसिड और टॉलेमी के बीच सीरियाई युद्धों की वो लंबी श्रृंखला। इन अविश्वसनीय रूप से महंगे युद्धों ने बस उनके संसाधनों, जनशक्ति और राजनीतिक स्थिरता को खत्म कर दिया। उन्होंने मूल रूप से एक दूसरे को थका दिया। काफी हद तक हाँ। उन्होंने आंतरिक संघर्ष के माध्यम से खुद को कमजोर कर लिया और इसने एक शक्ति निर्वात, एक पावर वैक्यूम पैदा किया। एक वैक्यूम जिसे भरने के लिए कोई और पूरी तरह से तैयार बैठा था। एग्जैक्टली। हेलेनिस्टिक शक्ति का पतन पूरी तरह से, लगभग अशुभ रूप से, पश्चिम में एक नए शहर के उदय के साथ मेल खाता था। एक शहर जो खंडित नहीं था, जो क्रूर दक्षता के साथ अपनी शक्ति को मजबूत कर रहा था। रोम चाट में प्रवेश करता है। रोम बड़े पैमाने पे चाट में प्रवेश करता है। जबकि हेलेनिस्टिक राज्य झगड़ रहे थे, रोम इटली को एकीकृत कर रहा था और इस अविश्वसनीय रूप से प्रभावी सैन्य और राजनीतिक मशीन का निर्माण कर रहा था। वे एकीकृत कमांड स्ट्रक्चर, एक एकीकृत उद्देश्य के साथ काम कर रहे थे, जिसका विभाजित हेलेनिस्टिक दुनिया लंबे समय में मुकाबला नहीं कर सकी। तो विश्व इतिहास में अगले बड़े बदलाव के लिए मंच तैयार था। शक्ति फिर से पश्चिम की ओर बढ़ती है। बिल्कुल। भू राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र निर्णायक रूप से पश्चिम की ओर, रोम की ओर झुकता है। ये एक तरह की विडंबना है ना? सिकंदर ने फारसी साम्राज्य को नष्ट कर दिया, ग्रीक संस्कृति को पूर्व में फैलाया, इस मिश्रित हेलेनिस्टिक दुनिया का निर्माण किया। लेकिन परिणामी राजनीतिक फूट ने अंततः पश्चिम की एक नई शक्ति के लिए टुकड़े उठाना आसान बना दिया। ये गहरा विडंबनापूर्ण है कि राजनीतिक एकता की कमी ही उनकी अक्लीज हील साबित हुई। हाँ, जबकि अलेक्जेंड्रिया, उदाहरण के लिए, रोमन शासन के तहत भी सदियों तक एक विशाल सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र बना रहा। ज्ञान बस गायब नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, लेकिन स्वतंत्र राजनीतिक राज्य, स्वयं उत्तराधिकारी राज्य। उन्हें बस मेथोडिक, समेकित रोम की शक्ति द्वारा एक एक करके चुन लिया गया। रोम ने भूमि पर विजय प्राप्त की, लेकिन एक तरह से हेलेनिस्टिक संस्कृति ने रोम पर विजय प्राप्त की। कैसे? क्योंकि रोम इस संस्कृति के इतने बड़े हिस्से का महान उत्तराधिकारी और प्रसारक बन गया। उन्होंने विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य को आत्मसात किया, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, और फिर उन्होंने उसे अपने और भी तेज साम्राज्य में फैलाया। तो सांस्कृतिक विरासत इसे जन्म देने वाले राजनीतिक राज्यों की तुलना में कहीं अधिक स्थायी साबित हुई।
ठीक है, तो ये एक वाकई महत्वपूर्ण और गहरी चर्चा रही है। मुझे लगता है हम सिर्फ सुर्खियों से बहुत आगे बढ़ गए हैं। हमने विशेष रूप से एंटिगोनस, टॉलेमी और सेल्यूकस के बीच उस राजनीतिक विभाजन को देखा। हाँ, और हमने उस महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मिश्रण हेलेनिक, मिस्र, फारसी और भारतीय को परिभाषित किया है और अलेक्जेंड्रिया के महत्व को उसके म्यूजियम और लाइब्रेरी के साथ रेखांकित किया है। सही। और हमने उन प्रमुख वैज्ञानिक हस्तियों और उनके योगदानों को भी देखा। एरिस्टार्कस अपने सूर्य केंद्रित विचार के साथ ब्रह्मांड को चुनौती दे रहा है, टॉलेमी का भू केंद्रित मॉडल और उसका वो अविश्वसनीय रूप से लंबा 14वीं शताब्दी का शासन। एराटोस्थेनीज पृथ्वी को माप रहा है और ज्यामिति में यूक्लिड और भौतिकी और इंजीनियरिंग में आर्किमिडीज की स्मारकीय विरासतें। और हमने दर्शन में उस आकर्षक बदलाव को भी कवर किया, कैसे ज़ेनो के स्टोइकवाद और एपिक्यूरस के संयम की खोज ने आंतरिक शांति के मार्ग प्रस्तुत किए और कैसे व्यक्तिगत अनुभव पर उस फोकस ने यथार्थवादी भावनात्मक कला में दिखाया जो समुद्रेस की नाइकी जैसे कार्यों द्वारा प्रतीक है। बिल्कुल। और अंत में लगभग 150 ईसा पूर्व राजनीतिक गिरावट और रोम के उदय को समझना वास्तव में आगे आने वाली चीजों के लिए मंच तैयार करता है। पूरी तस्वीर आपको शास्त्रीय ग्रीक दुनिया और रोमन साम्राज्य के बीच वो आवश्यक पुल प्रदान करती है। यह वास्तव में उजागर करता है कि कैसे बौद्धिक छलांग लग सकती है, जैसे एरिस्टार्कस के साथ, लेकिन राजनीतिक या सांस्कृतिक कारक उन्हें समय के विशाल हिस्सों के लिए रोक सकते हैं। ये हेलेनिस्टिक युग से एक शक्तिशाली सबक है। फ्यूजन सफलताओं का निर्माण करता है, लेकिन स्वीकृति में समय लगता है, कभी-कभी सदियां। जो हमें एक अंतिम विचार की ओर ले जाता है, हमारे श्रोताओं के लिए वास्तव में सोचने के लिए कुछ इसके बारे में सोचिए। हेलेनिस्टिक युग विशेष रूप से अलेक्जेंड्रिया में अविश्वसनीय बौद्धिक आदान प्रदान का यह समय था। विद्वानों की उन्नत गणित एरिस्टार्कस की गणनाओं तक पहुंचती। तो वैश्विक विज्ञान की पूरी कहानी, पूरी समय रेखा जो अंततः सैकड़ों और सैकड़ों सालों बाद कोपरनिकस की ओर ले जाती है, कैसे पूरी तरह से अलग हो सकती थी। अगर एरिस्टार्कस के सूर्य केंद्रित सिद्धांत ने किसी तरह उस समय जीत हासिल कर ली होती। हाँ, क्या होता अगर इसे वो संस्थागत समर्थन, वो व्यापक स्वीकृति मिली होती जिसका टॉलेमी के भू केंद्रित मॉडल ने उन महत्वपूर्ण 14 शताब्दियों तक आनंद लिया था। ये वाकई आपको सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास की दुर्घटनाएं या शायद सिर्फ स्थापित विचारों की जड़ता मानव समझ को सहस्राब्दियों तक कैसे आकार दे सकती हैं। विचार करने योग्य कुछ। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.